हेलो क्लास। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट भी देखेंगे और हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ही बात कर रहे थे। और हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ें देख ली हैं, हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर देख लिया है और हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर्स देख लिए हैं। तो एक ये हमारे पास टेबल है जो हमें बताता है कि हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड कर सकते हैं। तो हम बाइनरी ऑपरेटर्स में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास मोड आ जाता है। इस तरह के हमने बाइनरी ऑपरेटर्स देख लिए हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर और लेस वाला अभी नहीं देखा। ठीक है, इस तरह वाले हमने ऑपरेटर अभी देखने हैं, वो हम अभी देख लेंगे। फिर इसके अलावा हमने यूनरी ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट वाला भी हम लोगों ने तकरीबन देख लिए। हम नेक्स्ट जो है अभी इस लेक्चर के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स और भी देखेंगे कि हम लोग उसे किस तरह ओवरलोड कर सकते हैं। मगर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वो हमेशा ये पूछते हैं इंटरव्यूअर आपसे कि आप कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये हमेशा आपने याद रखना है। हम डॉट वाला ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते, डॉट स्टेरिक वाला ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते, टर्नरी ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते, और साइज ऑफ। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा। ये तो आपको पता ही है कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ये याद रखना मुश्किल है, मगर ये याद रखना आसान है कि कौन से ऑपरेटर जो हैं ओवरलोड नहीं किए जा सकते, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत लिंक करती है आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर। अगर आप देखें तो जब आप डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आप देखें कि पहले आप सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप 2 पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश, 3 पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। फिर कभी आप रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं। तो मतलब क्या है कि हम काउंटलेस जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अगर मैं सही आपको बताऊं तो देखिए ना, जैसे सिंपल आपके पास होता क्या है कि आप क्या करते होते हैं कि अगर मैं आपसे बात कहूँ कि हमारे पास एक क्लास है जिसे मैं कह देता हूँ ए है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्टर बनाने के हमारे पास तरीके कितने हैं। तो अगर आप कहेंगे एक है तो मैं कहूँगा मैं 2 तरीकों से लिख के दिखा सकता हूँ। अगर आप कहें 2 हैं तो मैं उससे ज्यादा तरीकों से लिख के दिखा सकता हूँ। वो कैसे? जैसे हमें पता है कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्लास के नेम से मैं पहले जो है विदाउट पैरामीटर, फिर नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टर है मैं एक पैरामीटर के साथ इंट ए के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी। फिर उसके बाद जो इसको ही टाइप को चेंज कर दूं तो आपका एक और कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, जैसे मैं फ्लोट कर दूं। ठीक है, फिर इसी तरह मैं डबल कर दूं, मैं स्ट्रिंग कर दूं, मैं कैरेक्टर कर दूं। मल्टीपल आप एक ही पैरामीटर के साथ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, फिर 2 पैरामीटर के साथ, फिर 3 पैरामीटर के साथ। तो हमें यही बात बता रहा है कि एन ओवरलोडेड फंक्शन इज वन विच हैज द सेम नेम बट द सेवरल फॉर्मेट। फंक्शन ओवरलोडिंग यही होती है कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास फंक्शन का नेम तो सेम होता है, ठीक है, मगर हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर पैरामीटर्स डिफरेंट दे रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, या आप ऑलरेडी पढ़ के आ भी चुके हैं। मगर अगर आप ये कहें कि मैं एक फंक्शन है f1 और मैं उसके पैरामीटर्स को चेंज नहीं करता, मैं उसकी रिटर्न टाइप को चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इंट लिखता हूँ और नीचे वाले फंक्शन f1 के अंदर मैं इसकी डबल कर देता हूँ। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग होगी? तो इस तरह के सिनेरियो में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी। हमेशा सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ ही फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। ठीक है, ये आपने बात अपनी क्लियर रखनी है और याद भी रखना है। अच्छा, ये तो होगी फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? वो कहता है कि जस्ट देयर आर एज देयर मे बी मैनी वर्जन ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग ड्यू टू many version of many many version of a function due to overloading, there may be many version of the operators। मतलब कहना ये चाह रहा है कि आप देखें कि हम डिवीजन का ऑपरेटर ओवरलोड करते थे, तो इसका एक ऑपरेंड फ्लोट हो सकता है, दूसरा इंटीजर हो सकता है। इसके लिए हम डिवीजन का ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन अलग बनेगा।
फिर एक हमारा फ्लोट हो सकता है और दूसरा भी फ्लोट हो सकता है, तो उसके लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिवीजन के लिए अलग से बनेगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों इंटीजर हो सकते हैं, तो उसके लिए डिवीजन का ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन अलग से बनेगा। तो वो यही बात कह रहा है कि मैनी ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर अस टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ द आर्गुमेंट। तो इस तरह के आर्गुमेंट को डील करने के लिए बहुत से ऑपरेटर्स पहले से ही हमारे पास बिल्ड इन मतलब कि अवेलेबल है। हमें अलग से जो है ये नहीं बताना पड़ता कि अगर डिवाइड करना है, फ्लोट और नंबर को डिवाइड करना है, उसका अलग से फंक्शन लिखें। फिर इसी तरह फ्लोट और फ्लोट को डिवाइड करना है, उसे अलग से करना है। ये हमें बिल्ड ही नहीं मिले हुए हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, वो कहता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ही बात डिस्कस कर रहा है। वो कहता है ऑपरेटर प्लस आल्सो हैज डिफरेंट सिमेंटिक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इट्स आर्गुमेंट। जाहिर सी बात है, जिस तरह हमारे पास डिवीजन के लिए था, इसी तरह हम प्लस के लिए भी कर सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास इंटीजर टाइप का हो और दूसरी तरफ डबल टाइप का हो, मगर फिर भी हमें जो वो प्रिमिटिव डाटा टाइप को ऐड करके मिल जाते हैं। तो ये उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स क्या है। ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। सिंपल आपने क्या लिखना होता है, आपने ऑपरेटर लिखना होता है, फिर जो सा भी आपने ऑपरेटर प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब पैरामीटर के अंदर क्या होता है, पैरामीटर, इस पैरामीटर के अंदर जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर है, मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पे आपकी जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप भी आ सकती है और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी आ सकती है। सेम एज इट इज ये रिटर्न टाइप है, यहाँ पे आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप भी आ सकती है और रिटर्न टाइप भी आ सकती है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसे मैं दिखाता हूँ कोड के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि इस जब हमने ये प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड किया, तो हम यहाँ पे रिटर्न जो करवा रहे हैं, आइटम करवा रहे हैं। आइटम क्या है, हमारे पास क्लास का नेम है। तो ये यूजर डिफाइंड टाइप है। जब हम यूजर डिफाइंड टाइप करेंगे, वो भी रिटर्न करवा सकते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न ना करवाऊं। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे मैं ऑपरेटर का ओवरलोड प्लस करके सिर्फ इंटीजर टाइप रिटर्न करवा दूं। तो ये वाली जो रिटर्न टाइप है, ये प्रिमिटिव भी हो सकती है और यूजर डिफाइन भी हो सकती है। सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्लास के अंदर हम जो पैरामीटर ले रहे हैं, ये आपका यूजर डिफाइन भी हो सकता है और प्रिमिटिव भी हो सकता है। इसकी मैं रियल टाइम एग्जांपल करके बता देता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की भी थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेम एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ प्लस के ऑपरेटर को। अच्छा, अब नीचे आए तो हम पहले ये बात कर रहे थे कि प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करना है जब हम लोगों ने P1 और P2 दोनों को ऐड करना है। अब अगर मैं कहता हूं कि P1 और मैंने किसी इंटीजर को ऐड करना है, मैंने P1 के अंदर P2 को ऐड नहीं करना, मतलब सिनेरियो क्या है मेरे पास, सिनेरियो मेरे पास ये है कि मेरे पास एक आइटम टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट P1 है, ठीक है, और पहले वाली का सिनेरियो को पहले बताता हूँ, और दूसरा ऑब्जेक्ट P2 था। ये दोनों सेम क्लास के ऑब्जेक्ट थे, तब हम लोगों ने ये वाला कोड लिखा था। मगर अब सिनेरियो ये है कि मैंने P1 के अंदर प्लस क्या करना है, मैंने अपने पास से कोई इंटीजर 4 ऐड कर देना है, या 3 ऐड कर देना है, या 2 ऐड कर देना, मतलब कि कोई वेरिएबल ऐड करना है इंटीजर टाइप का। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आर्गुमेंट आ रहा था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक्चुअली ये वाला जो दूसरा पैरामीटर होता है वो एज इट इज पैरामीटर के अंदर पास हो रहा होता है। अब यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आपका इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे उस वेरिएबल का टाइप लिखेंगे इंटीजर टाइप की, और हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, हम करके देखते हैं कि क्या हम सही बात कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट टाइप का ए ले लेता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि ये जो रिटर्न टाइप है, ये तो हमने सेम क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप की है। यहाँ पे हम रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप की भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। प्रिमिटिव डाटा टाइप मतलब कहना चाह रहा हूँ। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चेंज हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल क्या करता हूँ, काउंट जो रिसेंट क्लास का है उसमें प्लस कर देता हूँ ए को, और इसे रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ। हो ये रहा है कि प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, और इसके साथ मैंने ऑब्जेक्ट के साथ एक इंटीजर वैल्यू को ऐड करना है। तो अब
मैं पुराने वाला जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन खत्म कर देता हूँ। सिंपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि P1 है बनाया और फिर उसके बाद P2 बनाया है। अच्छा, अब मैं प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करने लगा हूँ, तो मैं पहले बता देता हूँ इंट a इज इक्वल टू 4, कोई भी नंबर है। तो अब सी आउट मैं ये भी कर सकता हूँ P1 प्लस a। तो आप देखिएगा कि आपका जब ये वाला आप कॉल करेंगे तो प्लस का ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसको ऐड करना है, इंटीजर टाइप को। तो यहाँ पे मेरे पास A4 टाइप है, तो देखते हैं कि क्या हमारे पास जो P1 था, P1 से हमारे पास प्री इंक्रीमेंट था 100 प्लस A इज इक्वल टू 4। तो 104 हमें शो होता है या नहीं होता है? तो देखें हमारे पास 104 शो हो रहा है। अच्छा, अब पहले हम लोग क्या करते रहे हैं, पहले हम लोग ऐड करते रहे हैं दो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को। मतलब क्या कि P1 प्लस P2 करते रहे हैं और इसे हम लोग रखवाते रहे हैं एक थर्ड आइटम टाइप के P3 के अंदर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले देख लें, ठीक है। तो ये वाला काम हम लोग लास्ट क्लास के अंदर करके आए थे। क्यों अब हमने आई P3 के अंदर क्यों रखवाया है? वो इस वजह से रखवाया है क्योंकि ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो जो रिसेंटली बना हुआ होता है उसके काउंट को, ठीक है, और जो पैरामीटर के अंदर पास हुआ होता है उसको काउंट में करके इस न्यू ऑब्जेक्ट के काउंट को इनिशियलाइज करवाता है और फिर उसे आइटम के अंदर रिटर्न कर देता है। ये हम लास्ट क्लास में देख के आ चुके थे। मगर आज हमने वेरिएशन क्या देखी है कि हम लोग अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम इंटीजर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मगर हमें फिर उसकी पैरामीटर की टाइप चेंज करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये थी कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमारे पास ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होता है वो वाला ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल होता है। ये अब इसका फंक्शन कॉल हो गया। जो उस ऑपरेटर के राइट साइड पे होता है वो हमारे पास एज अ पैरामीटर पास होता है। अगर ये वाला पैरामीटर P2 टाइप का होता तो मुझे यहाँ पे इस फंक्शन की जगह पे उस क्लास का नाम लिखना, जैसे P2 है तो अब यहाँ पे मेरे पास आइटम टाइप का पैरामीटर आना था। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप है तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप ही डिफाइन किया है। तो इट मीन्स के सिंटैक्स के अंदर अगर आपकी रिटर्न टाइप प्रिमिटिव डाटा टाइप भी हो सकती है और यूजर डिफाइन भी हो सकती है। सेम एज इट इज यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर के अंदर जो यूजर डिफाइन है, जो टाइप है ये प्रिमिटिव भी हो सकती है और यूजर डिफाइन भी हो सकती है। ये वाली बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास आ जाता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोगों ने क्या था कि हम लोग सिंपल ऑपरेटर लिखते हैं, जो भी ऑपरेटर ओवरलोड करना होता है वो, और दोनों रिटर्न टाइप में भी कोई ना कोई डाटा टाइप आएगी। डाटा टाइप यूजर डिफाइन भी हो सकती है, प्रिमिटिव भी हो सकती है। इसी तरह पैरामीटर के अंदर भी हमारे पास यूजर डिफाइन भी हो सकती है और प्रिमिटिव भी हो सकती है। अब हमने क्या किया, हमने एक क्लास वेक्टर की बनाई। अब उसमें प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करना है, ये हमने उसकी प्रोटोटाइप लिखी है। तो मेन के अंदर हम कॉल कैसे करेंगे, हम कॉल इस तरह करेंगे कि हम लोगों का ऑब्जेक्ट जो है वो वेक्टर टाइप का होना चाहिए क्योंकि इसी ने इन्वोक करना है इस फंक्शन को, ठीक है। और बी जो है हमारा इंटीजर टाइप था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर पास किया। अगर बी हमारा जो है वेक्टर टाइप का होता तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर टाइप का पैरामीटर पास होना था। अच्छा, ये तो हमारा हो गया जो उसकी एग्जांपल थी। अच्छा, बाय रेफरेंस अब देखें वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इंटीजर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि दूसरा पैरामीटर इंटीजर टाइप का था। अगर मेरा दूसरा पैरामीटर ऑब्जेक्ट टाइप का हो, देखें वेक्टर का मैंने एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया और ऑब्जेक्ट 2 बनाया। अब मैं ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट 2 जो है यहाँ पे पैरामीटर के अंदर वेक्टर टाइप का, तो उसकी टाइप वेक्टर यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, उसे आपको देखना चाहिए था। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि दोनों
को ऐड करूं, एक ऑब्जेक्ट को और इंटीजर को, और उसे रिटर्न करवाऊं। यानी कि मेरे पास वो जो वेक्टर वाली बात कर रहा था कि हमारे पास इस क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो, तो तब हम लोग देखें कि एक वेक्टर है, एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया, एक ऑब्जेक्ट 2 बनाया, तो इन दोनों को ऐड करके किसी में रखवाऊंगा, तब रखवाऊंगा जब हम लोगों ने रिटर्न टाइप वेक्टर टाइप की रखी होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेम फंक्शन की बात। तो आगे नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करके तीसरे ऑब्जेक्ट में रखवाना, जो हम लोग ऑलरेडी देख भी आ चुके हैं, और अभी मैंने एग्जांपल भी वही इसी चीज की बताई है जो अब मैं थ्योरी बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि वो कहता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे इंट की होती है, फ्लोट की होती है, उसी तरह हम लोग अपनी ऑब्जेक्ट की भी करेंगे। तो अब क्या है, हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारे पास एम्प्लॉय की एक क्लास है जिसमें हमारे पास इंट आईडी नंबर है और साथ सैलरी है। इसका मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया एम्प्लॉय टाइप का, जिसमें आईडी को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, सैलरी को भी 0 से। अच्छा, फिर हमारे पास सेट वैल्यू के लिए भी कोई ना कोई फंक्शन है जो हमें ए और बी देगा, जिसकी बेस पे हम आईडी और सैलरी को सेट कर देंगे। और फिर इसके अंदर हमारा जो मेन काम है वो ये वाला है कि यहाँ पे हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं इक्वल का, किसके साथ, हम लोग डबल वैल्यू के साथ। मतलब डबल क्या है, मतलब कि दूसरा पैरामीटर जो इक्वल के राइट साइड पे होगा वो हमेशा डबल का होगा। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, सेट वैल्यू कर ली। सेट वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि आईडी और जो सैलरी है वो आपकी सेट हो रही होगी। ठीक है, फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर सिंपल क्या है, जो डबल वैल्यू आ रही है सैलरी टाइप की, जो आपका यहाँ पे सैलरी है उसकी वैल्यू को सेट कर देगा। बिल्कुल बड़ा सिंपल है। अच्छा, अब वो कहता है कि बाय डिफॉल्ट जो है डिफाइंड है बाय कंपाइलर का, कंपाइलर से, बट यू मस्ट राइट असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर ईच ऑफ योर क्लास। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंट ए इज इक्वल टू 4 कर देता हूँ और मैं इंट बी बनाता हूँ, और फिर मैं नीचे जाके कहता हूँ बी इज इक्वल टू ए, तो ये बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए साइन हुआ है। ठीक है, मगर आपने जब अपनी क्लास के लिए किसी वैल्यू को सेट करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नीचे अभी एग्जांपल आएगी भी, हम उसे ही देख लेते हैं कि बजाय खुद से हम ड्राइव करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने एक एम्प्लॉय टाइप का ही ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी वैल्यू को सेट करवाया, फिर इसी तरह मैंने एम्प्लॉय 2 का बनाया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने सैलरी थी, जो एम्प्लॉय 2 की बाय डिफॉल्ट 0 0 है, उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं एम्प्लॉय 2 इज इक्वल टू 44.6 करूंगा, तो इसकी सैलरी जो है एम्प्लॉय 2 की 44.6 हो गई होगी। उसकी वजह यह है कि अभी हम लोग ऊपर इम्प्लीमेंटेशन दे के आए हैं इक्वल ऑपरेटर की। यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे हम ये बता गए जो भी पैरामीटर आएगा उसको सेट कर दो क्लास की सैलरी के साथ। जब हम लोग विदाउट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, हमने ऊपर लिखा भी हुआ है वो कंस्ट्रक्टर वैल्यू 0 0 से साइन कर रहा है। इस वजह से हमारे पास जब हम इसे चेक करेंगे तो ये वैल्यू एम्प्लॉय 2 की उसके साथ असाइन हो जाएगी। मगर ये बहुत बैड प्रैक्टिस है। उसकी बैड प्रैक्टिस की वजह ये है कि हम लोग एक वैल्यू को तो सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय 2 के, बाकी वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो है असाइनमेंट का ऑपरेटर तब ओवरलोड करते हैं जब हमने एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना हो। उसके नीचे आगे एग्जांपल दिखा भी रहे हैं। देखें कि हमारे पास अब सिनेरियो क्या है कि हमने क्या किया, अब इक्वल का ऑपरेटर ओवरलोड किया, जहां पे हमारे पास असाइनमेंट के राइट साइड पे भी जो है एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट होगा और लेफ्ट साइड पे भी एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब उसकी यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट आया, हमने क्या किया, एम्प्लॉय की सैलरी को असाइन कर दो जो करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है उसकी सैलरी से। तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय का बनाया जिसमें सेट वैल्यू की, फिर एम्प्लॉय 2 बनाया। तो एम्प्लॉय 2 का जब इक्वल करेंगे एम्प्लॉय 1 का, तो हमेशा क्या होगा कि एम्प्लॉय 1 के जो भी क्रेडेंशियल से उठ के एम्प्लॉय 2 में आ जाएंगे, और ये वाला काम कौन करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर जो हम लोगों ने यहाँ पे ओवरलोड किया है। ठीक है, इसकी हमने अपनी मर्जी से फंक्शनैलिटी ओवरलोडिंग की हुई है। तो ये हमारा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर
ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपकी लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होता है हमेशा उसी का फंक्शन कॉल होता है, तो इसे हम इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो राइट साइड पे होता है वो एज अ पैरामीटर जाता है, ठीक है। तो या मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम या इस तरह भी कर सकते हैं, S1 डॉट ऑपरेटर इक्वल, ठीक है। तो ये S1 का ही फंक्शन कॉल होगा जो ऑपरेटर इक्वल का था। अगर हम ये नहीं करते तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, S1 इज इक्वल टू S2, दोनों चीजें सेम ही है। मतलब बताने का पर्पस ये है कि हमारे पास इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है। इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट हमेशा वो वाला होता है जो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होता है, और पैरामीटर के अंदर कौन सा पास होता है, जो ऑपरेटर के हमेशा राइट साइड के ऊपर होता है। ये वाली चीजें थोड़ी सी आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में, बल्कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग देख के आ भी चुके हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं दूसरे के साथ, तब हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ इनिशियलाइज करवाते हैं, दूसरा जब मैंने आपको बताया था एज अ पैरामीटर पास होता है, और तीसरा जब हमारे पास रिटर्न टाइप के अंदर होता है। तो ये वाली स्लाइड्स आप लोगों से ऑलरेडी शेयर्ड हैं, तो यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब डबल इक्वल का ऑपरेटर। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। और फिर उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई क्यूरी है तो मुझे आप डिस्कस कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज।